सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। 2024 का चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव की तैयारियां पूरी तेजी पर हैं। अखिलेश यादव ने अपना रथ निकाल दिया है और इस बार जो रथ से यात्रा शुरू की जाएगी, लोक जागरण यात्रा, ये नाम दिया है अखिलेश यादव ने। और हालांकि जो गठबंधन को लेकर के विपक्षी दलों की बैठक 12 तारीख को होनी थी पटना में, वो बैठक नीतीश जी ने स्थगित कर दी है, नीतीश जी ने। और अब अगली बैठक 23 तारीख को शिमला में हो रही है, जिसे कांग्रेस ने बुलाया है। अभी ये तय नहीं है कि कौन कौन सी पार्टियां उसमें शामिल होंगी और किस पार्टी का कौन नेता शामिल होगा, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना पुराना रथ निकाल दिया है। लोक जागरण यात्रा पर वो निकल पड़े हैं और आज खीरी से धौरहरा तक, लखीमपुर जिले में खीरी से धौरहरा तक ये पहला उनका अभियान रहा है। खीरी से धौरहरा तक उनका रथ दौड़ा है। धौरहरा में उन्होंने चौधरी यशपाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है और कई तरह के आह्वान किए हैं आज अखिलेश यादव ने। ये बात सही है और लोग मानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आएगी। और उसी को देखते हुए अखिलेश यादव जी ने पहल कर दी है और कहा है कि 9 महीने हैं अभी चुनाव में और आज से ही हमें जुट जाना है चुनाव में, अपनी कमियों की समीक्षा करनी है और आगे बढ़ना है। एक बड़ा अभियान, एक बड़ी अपील जो उन्होंने की है, वो उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का बड़ा अभियान रहेगा कि हम बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। देश में संविधान पर खतरा है, ये कहा है अखिलेश यादव ने, और बहुजन समाज को बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया है। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि जो रास्ते 2014 में यूपी के जो रास्ते 2014 में केंद्र की ओर गए थे, उन रास्तों को ही खत्म कर दो, उन रास्तों को ही हटा देना है, ये आह्वान किया है अखिलेश यादव ने। और अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि हमें आज से ही चुनाव की तैयारियों में लग जाना है। 9 महीने हैं, जो हमारी कमियां हैं, मैं कमियों की समीक्षा करनी है और चुनाव की तैयारियों में लग जाना है। ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। तो इस बार जो लोक जागरण यात्रा अखिलेश यादव ने शुरू की है 2024 के चुनाव को लेकर के, और उसका पहला जो स्टॉपेज है वो खीरी से धौरहरा तक चला है। धौरहरा तक खीरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का प्रशिक्षण शिविर हुआ है, जिसमें बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी की गई है। और इस तरह से एक लोक जागरण यात्रा, पिछली बार भी आपको याद हो कि विधानसभा चुनाव में भी बड़ी रैलियों में अखिलेश यादव का रथ दौड़ा था। और तब जो खजांची है, जो पिछली नोटबंदी के दौरान जिस बच्चे का जन्म हुआ था, बैंक की लाइन में लगे उसकी माँ के घर से, उस खजांची ने हरी झंडी दिखाई थी उनके रथ को। लेकिन इस बार जब लोकसभा का चुनाव 2024 में होने को है और लोक जागरण यात्रा नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा को, और हमने बताया कि आज उनके भाषण की जो प्रमुख चीजें रही हैं, उन्होंने बहुजन समाज को बड़ी संख्या में अभियान चलाकर जोड़ने की बात कही है। बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी, ये पिछले चुनाव में ही उन्होंने गठित की थी और मुख्य नजर बहुजन समाज के वोटों पर है। तो ये बहुजन समाज के वोटों पर नजर है अखिलेश यादव की, और उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को ही जोड़ने का, बड़े पैमाने पर जोड़ने का आह्वान किया है।
दूसरा उन्होंने कहा है कि जो 2014 में जो रास्ते दिल्ली की ओर गए थे उन रास्तों को ही उखाड़ फेंको, उन रास्तों को ही खत्म कर दो। ये आह्वान अखिलेश यादव जी ने किया है। और जाहिर सी बात है कि शंखनाद हो गया है लोकसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी आपको पता हो पहले से ही महाअभियान चला रही है अपने सरकार के 9 साल के कार्यक्रमों को लेकर के, 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के, और विभिन्न वर्गों तक जा रही है भारतीय जनता पार्टी। व्यापारी वर्ग तक जा रही है, प्रबुद्ध वर्ग तक जा रही है, अलग अलग जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग वॉलंटियर्स हैं उन तक जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है, जो विभिन्न मोर्चे हैं उनके साथ बैठक करके उनका उनमें सत्य संचार कर रही है। तो ये जो संकनाद हो गया है 2024 के लोकसभा चुनाव का, और इससे पहले भी निकाय के चुनाव हुए हैं, और निकाय चुनाव में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को काफी कुछ गंवाना पड़ा है। बहुत अच्छी उपलब्धियां निकाय चुनाव में नहीं रही हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के निकाय चुनाव की कोई समीक्षा नहीं की, निकाय चुनाव की कमियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, निकाय चुनाव में जो भितरघाती थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और सीधे महासंपर्क अभियान में जुट गई भारतीय जनता पार्टी। विभिन्न वर्गों तक 1 महीने तक कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है, और दूसरे प्रदेशों के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गली गली मथ रहे हैं, यहाँ डेरा डाले हैं। दूसरे प्रदेशों के नेता, मालूम हो आपको कि कल शिमला के जो सांसद हैं सुरेश कश्यप वो फरुखाबाद में थे, 3 जिलों का प्रभार उनके पास है, 3 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार उनके पास है। तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की इन तैयारियों के बीच में समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा शुरू कर दी है। और एक खबर आ रही है कांग्रेस की तरफ से भी कि प्रियंका गांधी जो महामंत्री हैं, महासचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, उनकी ओर से भी ये खबर कांग्रेस की खबर की है कि प्रियंका गांधी केंद्र में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है, और कर्नाटका में जो जीत मिली है कांग्रेस को उसमें प्रियंका जी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, और प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिलने वाली है, इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रभार से मुक्त किया जा सकता है। और नाम चल रहे हैं हरीश रावत को प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने की बात चल रही है, तारिक अनवर को प्रभारी बनाने की बात चल रही है। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है, और जिस तरह से राहुल गांधी अमेरिका में अपने बयानों से तहलका मचाए हैं, और जाहिर सी बात है कि उन बयानों का असर देश की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजें हैं, और इस बीच आज हम समाजवादी पार्टी की लोक जागरण यात्रा पर चर्चा करने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी है, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष, राधेश्याम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और वरुण त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज का। और हम लोक जागरण यात्रा समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से शंखनाद किया है लोकसभा चुनाव का, राधेश्याम से शुरू करते हैं। राधेश्याम जी, आज खीरी से धौरहरा तक रतौड़ा है, लोक जागरण यात्रा शुरू हो गई है, और बड़ा आह्वान अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन रास्तों को ही खत्म कर देना है जो 14 में दिल्ली तक गए थे। कार्यकर्ताओं में उन्होंने शक्ति का संचार किया है, बूथ बूथ मजबूत करने का आह्वान किया है, कमियों की समीक्षा करने का आह्वान किया है, और कहा है कि ये देश के भविष्य का चुनाव है। राधेश्याम। देखिए, चुनाव लोकसभा का आ रहा है नजदीक, 2024 में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की है, और उन्होंने कहा है कि हमने गलतियां कहाँ पे की, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए दोबारा फिर से लड़ाई लड़नी है जो अधूरी रह गई। और वास्तव में लोक जागरण का समय है ये। निश्चित तौर पर किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, व्यापारी परेशान है, समाज का हर वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर 9 वर्ष में क्या हुआ। हमें जनता को
जाके ये बताना है कि इन लोगों ने क्या वायदे किए थे, क्या घोषणा पत्र लाए थे और काम इन्होंने क्या क्या किए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा लोक जागरण यात्रा का रहेगा, बहुजनों को जोड़ने का, जाति जनगणना का और आरक्षण बचाने का जो मामला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण पर दिन प्रतिदिन हमला कर रही है, उसको किस तरह से मूक बना दिया जाए। इस योजना पे काम चल रहा है पिछले 9 वर्षों से। किस तरह से लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, विरोधियों को राजनीतिक प्रतिद्वंदता से न देख के व्यक्तिगत प्रतिद्वंदता से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकल स्तर पे लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहे हैं, हर जिले में, हर क्षेत्र में, हम तो ये मानते हैं कि अगर पार्टी का ऐसा आदेश नहीं है या पार्टी की ऐसी नीति नहीं है तो पार्टी इन चीजों की समीक्षा क्यों नहीं करती। हर जिले से, हर विधानसभा क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, पर्सनल इशू बनाकर नेता दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं। उन्हें किस तरह से निशाना बनाया जा सके, किस तरह से परेशान किया जा सके, किस तरह से उनका उत्पीड़न किया जा सके, उस पर वो काम करते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच आई है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जो ये यात्रा निकलेगी, जब तक पूरे प्रदेश में जब ये यात्रा घूमेगी, बहुत लंबा समय हमारे पास 9-10 महीने का, जब पूरे प्रदेश में ये यात्रा जाएगी, पूरे प्रदेश को जब हम खंगालेंगे, जाएंगे, गली गली जाएंगे, बताएंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, किस तरह के वायदे किए गए थे और क्या क्या व्यवहार आप लोगों के साथ हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर उन रास्तों को समाप्त कर देगी और खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी जो जा रही है, शिमला के सांसद आए और जो नौजवानों के बीच जा रही, महिलाओं के बीच ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, इनका कोई मतलब नहीं है। जब ये नौजवानों के बीच जाएंगे तो नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि जब हम नौकरी मांगने जाते हैं तो विधानसभा के सामने हमारे ऊपर लाठी क्यों बरसाई जाती है। नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि सेना की भर्ती को अग्निवीर में क्यों तब्दील कर दिया गया। नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नई शिक्षा नीति में भारत की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद क्यों कर दिया आपने। जब ये महिलाओं के बीच जाएंगे तो महिलाएं इनसे सवाल करेंगी कि ब्रजभूषण सिंह पे क्या कार्रवाई हुई, चिन्मयानंद का केस क्यों वापस लिया जा रहा था, कुलदीप सेंगर के साथ आपने क्या किया। ये बहुत सारी चीजें हैं। किसानों के बीच जब जाएंगे तो लोग पूछेंगे तो टेनी के बेटे के साथ आपने क्या किया। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ 6-6 कूलर की हवा में वो सो रहा है व्यक्ति, जिसने जिंदा किसानों को रौंद डाला जीप चढ़ा के, और उसका पिता आज भी मंत्री है। तो सरकार उसके बाद में जब किसानों के बीच जाएंगे तो किसान कहेंगे कि जो 3 काले कानून लाए थे उनमें 700 किसानों ने बलिदान दिया, तब वो आपने वापस लिए। अगर सही थे तो वापस क्यों लिए और गलत थे तो लाए क्यों। इन सवालों से गिरती हुई भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाएगी कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार रुका था या चालू करने से भ्रष्टाचार रुका था। तो निश्चित तौर पर बहुत लंबा समय हो गया है इनको, और ये जो 10 साल 2 बार की सरकार है ये निरर्थक साबित हुई है जनता के बीच में। इनकी नजर में है 9 साल बेमिसाल, लेकिन हम तो कहेंगे कि 9 साल और जनता बेहाल। जी देखिए, ये 2024 का कहीं ना कहीं एजेंडा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी है और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि हम अपनी कमियों की समीक्षा करेंगे। तो साहब, हर पार्टी के अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और जोश भरना भी चाहिए। और जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों से देश की स्थिति है वो सब जानते हैं। अब देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत अहम है कि सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, इस पूरी यात्रा के ये केंद्र बिंदु है, इसी पे पूरी यात्रा चलेगी।
तो आप ये देखिए कि पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, महिलाएं हों, और अभी वर्तमान में जिस तरीके से महिला पहलवानों की जो स्थिति हम आप देख रहे हैं, तो महिला उत्पीड़न नहीं और साहब क्या है? आप देखिए कितना शर्म का विषय है कि महिला पहलवान जिन्होंने विश्व पटल पे भारत को इतना इतना सम्मान दिलाया, कहीं ना कहीं गंगा में अपने पदक साहब विसर्जित प्रवाहित करने के लिए साहब तैयार हैं, और उनकी महिला स्मृति ईरानी जी हो, मीनाक्षी लेखी जी हो, जब उनसे प्रश्न किया गया तो साहब भागी। और किसानों के ऊपर कितना लाठीचार्ज और कितना उत्पीड़न उनका हुआ, युवाओं के ऊपर कितना जो है प्रेशर क्रिएट किया गया, नौकरी मांगने के लिए जाते सब विधानसभा के सामने युवाओं के ऊपर सब लाठीचार्ज होता है। इलाहाबाद के अंदर रात में 2:30 बजे उसके साथ हॉस्टल में पुलिस लाठीचार्ज करती है। महिलाओं के साथ क्या स्थिति है? तो ये तमाम बिंदु हैं, पूरा देश देख रहा है, क्योंकि जो पिछले 9 वर्षों से घटनाक्रम पूरे देश में जो चला है और जो चुनावी जुमला और जो भाजपा ने दिया है, वो कहीं ना कहीं आम जनता उससे पीड़ित है, और उसी को देखते हुए बदलाव होगा, और निश्चित ही बदलाव होगा 2024 में। उसी के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में जोश भरने के लिए, और मुख्य विपक्षी दल है सपा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपनी जन जागरण यात्रा कर रही है, और उसे करना चाहिए। तो आम जनता है, उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। बताइए भाई साहब, सपा का इतिहास रहा है कि वो इस तरह की यात्राएं निकालती रही है, लेकिन जैसे कि साइकिल यात्रा उन्होंने निकाली थी 2001 में, उससे उनको 31 जुलाई 2001 में क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले थे, और उसके बाद अभी विजय रथ यात्रा, लेकिन विजय रथ यात्रा के परिणाम स्वरूप उनको पराजय देखनी पड़ी थी। और उस रथ यात्रा में वो बार बार इस बात का दावा किया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इस बार हम 400 की 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन परिणाम आप सबके सामने है। और उनका बसपा से गठबंधन भी था। मतलब ये अवसरवादिता की राजनीति जो है, ये सपा का पुराना सिद्धांत रहा है। इनके यहाँ कोई भी चुनाव होता है, कुछ भी होता है, तो उससे पहले एक टेबल कैलकुलेशन हो जाता है कि हम कैसे इनको आम जनता के मुद्दे, जो भी परेशानी है, उससे इनका कोई सरोकार नहीं है। ये इन प्रकार चुनाव कैसे जीते, उसका टेबल कैलकुलेशन है, जबकि बीजेपी का समाज का कैलकुलेशन होता है। और इसी कैलकुलेशन के आधार पर इनकी यात्रा निकल रही है। पिछले बार चुनाव में परशुराम जी की गदा और वो फरसा और जाने क्या क्या ब्राह्मणों का बड़ा वो किया जा रहा था। अब की ब्राह्मणों का विरोध है, रामचरितमानस की पन्ने वन्ने फाड़ दिए है उन्होंने, और उनको महासचिव बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब नया टारगेट है कि पिछड़ी जातियों को, और एक नया वो लेके चल रहे हैं जाति जनगणना। मतलब न सिद्धांत स्थायी है, न मुद्दे स्थायी हैं, न पार्टी में सब सहयोगी स्थायी हैं। सब कुछ मौसम के हिसाब से, जैसे मौसम बदलते हैं वैसे इनके मुद्दे बदलते हैं, वैसे इनके सिद्धांत बदलते हैं, वैसे इनके सहयोगी भी बदलते हैं। खैर, सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन सपा का दिवा स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। और रही बात कि 9 साल जनता बेहाल, जैसा कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने अभी बताया, हम जाएंगे लोगों को बताएंगे। अरे भैया, आप जाके बताएंगे, इसका मतलब है कि आप उनको झूठ बताएंगे। अगर कोई स्थिति मेरे साथ घट रही है तो वो तो मुझे पहले ही मालूम होगी ना। आप मुझे क्यों बताएंगे कि मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है? अरे जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत बुरी स्थिति है, 9 साल से त्राहिमाम मचा हुआ है, तो ये तो हम मतदाता को विदित है ना। सपा कार्यकर्ता जाके बताएगा, इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है ना कि आप झूठा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे, और झूठे झूठे प्रोपेगेंडे क्रिएट करने में कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे आप। कांग्रेस के राहुल गांधी जी यहाँ देश में नहीं बोल पाते हैं,
देश में तो उनके हिसाब से आपातकाल लागू है। अगर देश में आपातकाल लागू होता तो वो विदेश तक नहीं पहुंच पाते। खैर, उनकी बात ही अलग है, वो बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं। तो मतलब मैं इस बात को केवल इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमारे दोनों जो विपक्ष के हैं, अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी, इनको बस 2024 का चुनाव दिखाई पड़ रहा है और भाजपा का विरोध। जनता के लिए क्या करना है, इनका अपना कोई विजन नहीं है। किस जाति से कौन सा समीकरण फिट बैठेगा, बस उसकी चिंता में है ये, कि अब सामाजिक न्याय करेंगे और ये करेंगे और इस तरह करके, जैसे कहते हैं, जुगत बिड़ा के हम जनता को भ्रमित कर लें। वही इनके हिसाब से जाके जनता को ही ये बताएंगे। ये कितनी हास्यास्पद बात है। जनता को अनाज मिल रहा है, जनता को मकान मिल गया है, जनता को सिलेंडर मिल गया है, घर घर पानी जल नल पहुंच रहा है, शौचालय मिला है, और आप जाके उनको बताएंगे कि आपको ये सब मिल रहा है तो आप बेहाल है। मैं क्या इसमें बोलूं सपा के लिए। वाह। और कांग्रेस ने बताया कि बदलाव निश्चित होगा। बदलाव विदेश में करना चाह रहे हैं क्या कांग्रेस वाले? मेरे ख्याल से तो विदेश में ही करना चाह रहे हैं। और यात्राओं का भी एक फैशन है। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका प्रभाव पड़ा कि हम नॉर्थ ईस्ट में भी जीत गए, भगवा में हो गया। अब अखिलेश जी की यात्रा का मुझे इंतजार रहेगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जाएं, मतदाता को उनकी बेहाली के बारे में बताएं। जबकि मतदाता 9 साल में खुशहाल है, और जो निचला स्तर तक हम इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं। हमने ये नहीं कह रहे हम कि हमने 100% सारी परेशानियां दूर कर दी हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंचे तो हैं। हमने उस परेशानी को समझा तो है और उसको दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 में हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। ये जो आपकी जुगत वाली राजनीति है, ये फ्लॉप हो जाएगी। हाँ जी। जी। हम्म। सबसे पहली बात आई है, यात्रा निकालना समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। ये बात आपने बड़ी आसानी से सवाल किए हैं। सारे सवाल नोट हैं और सारे सवालों के उत्तर हमारे पास। निवेदन ये है कि सुन लीजिएगा। ये बात हमें उस पार्टी के द्वारा बताई जा रही है जिन्होंने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा निकाल के भगवान राम को बेचा, जिन्होंने आपके उस पर मुझे आपत्ति है। भगवान राम को बेचा, इस शब्दों तरह को के शब्दों का प्रयोग ना करें। नहीं राजेश, शब्दों को संतुलित करिए। हाँ, शब्दों का सही प्रयोग करें। जिन्होंने गलत प्रयोग नहीं। सोमनाथ मैंने यात्रा का सोमनाथ विरोध से नहीं किया। पहली बात तो कोई यही, बात नहीं, मैंने तो यात्रा को नहीं कहा कि गलत है। कोई बात ये तो नहीं। मैंने नहीं कहा। मैं अब मैं आपकी समझ परिवर्तित में कर ही देता कमी है हूँ। तो इसमें मैं क्या करूं? शब्दों का मैं सही परिवर्तित कर देता हूँ। सोमनाथ से अयोध्या तक जिन्होंने यात्रा निकाल के भगवान राम की आस्था के प्रतिरूप लोगों को भड़काकर उनकी आस्था का गलत प्रयोग करके सत्ता हथियाने की साजिश जिन लोगों ने की थी, वो लोग बता रहे हैं कि यात्रा निकालने का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। अगर हमने साजिश करी थी तो राम मंदिर निर्माण क्यों हो रहा है? आपने तो गोली चलाकर दमन करने की कोशिश की थी। आप क्यों नहीं करवा पाए? डिबेट को आप दूसरी दिशा में लिए जा रही हैं। आप सारे जवाबों का उत्तर सुन लीजिए, आप बात में बताइए। मैं बोलूंगी तो गलत दिशा में जाएगा। जवाब तो दिया जाएगा ना हर चीज का। अब आप अभी दिए दे रहे हो जवाब, तो आपके 10 सवाल आ गए मेरे पास। बोलेंगे तो जवाब मैं भी दूंगी ना। जवाब तो दिया अरे जाएगा भाई, ना हर आपने चीज जब का। एक साथ में 10 सवाल कर दिए हैं तो 10 जवाब सुन लीजिए। आप बाद में सवाल कर लेना। आपने मैं भी पहला आपका ही सवाल जवाब दे रही हूँ। यात्रा पे। अरे तो बात सुन तो लीजिए आप। पूरी 10 सवाल आपके आए थे, 10 सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए, हम फिर सुनेंगे आपकी बात। आपने कहा दूसरी चीज, एक बात और मैं याद दिला दूं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अस्थियों की यात्रा निकाली पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने।
और हमको देखिए, बताया आपके जाता है पास मुद्दे नहीं है, इसको कहते हैं मतलब क्या कहा जाए। यात्रा ये बातें देखो अच्छी नहीं है। हम आपसे निवेदन जो पहले ही कर लिया करते हैं कि हमें पूरा जवाब दे लेते, ये अच्छी ये बातें नहीं है। बहुत स्तरहीन बातें हैं। अगर अरे आप 2024 के चुनाव की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये सब ये और वो बेकार वाली बात है। ऐसा है, खैर, आप बोलो नहीं, बात सुन लीजिए, आप बोलो तो बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोल रहे हैं, देश की बात हो रही है, हम बोल रहे हैं तो मोहल्ले की बात कर रहे हैं, स्तरहीन बात कर रहे हैं, तो मेरा बोलना ही निरर्थक है। आप बोल लीजिए, हम सुन लेंगे डिबेट, और क्या। दूसरी चीज, उदाहरण तो सही दो, उदाहरण ही नहीं सही दे रहे आप। अरे उदाहरण, अब आप मान नहीं रही सही, इसके लिए दूसरा क्या करे। गठबंधन स्थायी नहीं है। हमने तो उन लोगों से गठबंधन किया ना जिन लोगों का उद्देश्य था आरक्षण बचाना, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना। आपने तो महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया था, जो 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 जो, जो ये कहते थे कि कश्मीर हमारे। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आरक्षण खत्म किया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। आपको शायद ये जानकारी नहीं है, आप जरा अध्ययन करिएगा। अनुसूचित जाति का आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाप्त किया था। चलिए श्वेता जी बोल लेने दीजिए, फिर सुनिए। हाँ हाँ आप अगर बोलने नहीं देंगी तो आप ये तय करके आएंगे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बोलिए बोलिए, मैं आपकी जानकारी बढ़ा रही हूँ, मैं ये नहीं आपको क्रिटिसाइज नहीं करती, सही बात बता रही हूँ। चलिए सुनिए, आपकी तो मैंने नोट 4 मिनट बचे, 4 मिनट कुल। हाँ जल्दी से। आपने रामचरितमानस की बात कही, ब्राह्मणों का विरोध है। रामचरितमानस का पट्टा है ब्राह्मणों के पास, मेरी नहीं है रामचरितमानस। क्या रामचरितमानस हमारी भी है, राम हमारे भी थे। एक रामचरितमानस का विरोध नहीं है, उस एक लाइन का विरोध किया था जो उसमें किसी वर्ग की, अगर आपकी आस्था आस्था है, मेरी आस्था आस्था नहीं है, जिसमें हमें पीटने की बात हो रही, हम उस पर भी नाराज नहीं हो सकते। हम आपसे कह दें वो बात, आप उस पर भी आस्था में ठेस पहुंच जाती है। तो मतलब मेरी आस्था, मेरी इज्जत, मेरी जहूलियत, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका। आपने कहा कि मुद्दे बदल गए, समाजवादी पार्टी का कभी मुद्दा नहीं बदला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्लियामेंट में ये नारा लगाते थे कि सन शोभा ने बांधी घाट और पिछड़े पामे 100 में 60। आपने कहा आप क्या बताएंगे, प्रोपेगेंडा बताएंगे? नहीं, हम जनता को ये बताएंगे कि जो व्यक्ति गला फाड़ फाड़ के ये चिल्लाता था कि वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, हम उनको ये बताएंगे कि नीरव मोदी, ललित मोदी और ये चौकीदार के होते हुए सब भाग गए। हम उनको ये बताएंगे कि इस देश में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 44% संपत्ति है। हम उनको ये बताएंगे LIC, रेल, BSNL सब कुछ बेचना है, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए। हम उनको ये बताएंगे, आप क्या बता रही, हम उनको बताएंगे कि रोस्टर पॉइंट प्रणाली के तहत आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है, ये बताएंगे। भाई साहब आप क्या बताएंगे, आपकी उखाड़ पछाड़ की राजनीति है। एक मिनट वरुण को सुन लो, फिर जवाब दीजिए टोटल। हाँ वरुण। हाँ देखिए हमारी भाजपा की वरिष्ठ महिला साथी ने कहा कि साहब प्रोपोगंडा अगर आप करें तो साहब डोर टू डोर कैंपेन, और दूसरा करें तो प्रोपोगंडा। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। और जहां तक आपने राहुल जी की बात की, तो आप समझिए कि विदेशों की धरती पे अगर वो गए हैं तो साहब उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आते। और दूसरी चीज आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी के पास जब ये महिला पहलवान जब पहुंची तो आप समझिए कि उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बावजूद भी साहब उनकी FIR लॉन्च नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है कि नहीं। और महिला सांसद आपकी, चलिए ठीक, सुन लीजिए ठीक है। हाँ हो गया भाई साहब, प्रदूषण सिंह के खिलाफ जांच हो रही है, पता है आपको? श्वेता जी, अरे कब जांच हो रही है जब पूरा देश खड़ा हो गया उनके खिलाफ? अब तो जांच होनी मजबूरी है। श्वेता जी, मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न उठाना चाहती हूँ आप दोनों पार्टी प्रवक्ताओं से। आप लोग जो सर्वसमर्थ पहलवान है या जो भी है, मतलब वो तो जांच का विषय है, और एक लड़की, एक नाबालिग लड़की दिल्ली में चाकू से गोद के मार दी गई, वो महिला नहीं है? अब उसके लिए अरे तो दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है?
दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है। गृह मंत्री दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है और गृह मंत्री राहुल गांधी नहीं है, अमित शाह है। आपको जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रवक्ता को ये जानकारी नहीं है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है और गृह मंत्री राहुल गांधी नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह है। ये जानकारी नहीं है शायद भाजपा की हमारी प्रवक्ता को। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है, दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री के अधीन है और गृह मंत्री के होते हुए दिल्ली में बेटियां चाकुओं से गोदती जाए, ये कैसी कैसी हरकत है कि कानून व्यवस्था को चैलेंज है। ये चैलेंज है दिल्ली की कानून व्यवस्था को। देश की राजधानी में भी अगर ऐसे क्राइम हो सकते हैं तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे इसीलिए तो जनता इनको भगाएगी। ठीक है राजेश सर, सुनो। शोरूम का उद्घाटन करने माननीय आपके राहुल गांधी जी गए थे, आपको सही जानकारी नहीं रहती है। और दूसरी बात, आपकी राजनीति है उखाड़ पछाड़ की। आपके अखिलेश अरे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आसाराम के पैरों में सर झुकाने गए थे तो क्या आसाराम बलात्कारी नहीं हुए? अरे भाई, आसाराम जी के पैरों में मोदी जी सर झुकाने गए थे तो क्या आसाराम गुनहगार नहीं हुए क्या? अरे किसके यहाँ नहीं है? आप तो जहाँ बताओगी उसके कोई न कोई हर जगह जाता है। बुलाना चाहते हो और हमारा लक्ष्य है एन के एन प्रकरण चुनाव जीतना। तो क्या भाजपा रामकथा करती है हर जगह? भाजपा भी तो एन के एन प्रकरण चुनाव जीतना चाहती है ना। किस लिए राजनीति कोई दल राजनीति करता है? चुनाव जीतने के लिए ना। अगर आपको जनसेवा करने का इतना ही सलीका है तो आप चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए, जनसेवा करिए, एक बढ़िया सा संस्था बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, लोगों की जनसेवा करिए। काहे के लिए आप चुनाव मैदान में आते हैं? चुनाव मैदान में आने का मतलब ही होता है आप चुनाव जीतने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। ठीक है, समाप्त करिए। हाँ। अवसरवादिता की राजनीति नहीं करते हैं, उखाड़ पछाड़ की राजनीति नहीं करते हैं कि रास्ते उखाड़ दो, जिस पन्ने की शब्द बुरा लग रहा है वो पन्ना फाड़ दो। हमारी जोड़ने की राजनीति है, तोड़ने और इतिहास बदला जा सकता है, हम बदले जा सकते हैं, रामचरितमानस भी बदला जा सकता है। बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका, श्वेता जी का, राधेश्याम का, वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का शंखनाद हो गया है, चुनाव की चर्चा जारी रहेगी आने वाले दिनों में, आने वाली डिबेट्स में, आने वाले बिग बुलेटिन के एपिसोड्स में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।